देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग की हत्या का ऐसा मामला सामने आया जिसके सामने दरिंदगी शब्द भी छोटा पड़ जाए। शाहबाद डेरी इलाके में एक दरिंदे ने बेरहमी से लड़की की न सिर्फ हत्या की बल्कि वह अब तक उस पर हमला करता रहा जब तक लड़की के शरीर में हरकत रही। और ऐसा करने वाला लड़का कोई और नहीं उसका दोस्त साहिल बताया गया। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे जस का तस दिखाया ही नहीं जा सकता। धुंधली तस्वीरों के पीछे एक नाबालिग लड़की है और उसके पास चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने वाला उसका कथित बॉयफ्रेंड। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें दिखा कि लड़की एक दीवार के साथ खड़ी है और साहिल उस पर चाकू से हमला कर रहा है। इस दौरान कई लोग वहां पहुंचे लेकिन डर से हर कोई तमाशबीन ही बना रहा। एक लड़के ने हिम्मत कर उसे रोकने की कोशिश की तो साहिल की धमकी के बाद वो भी वहाँ से हट गया। जाहिर है इस दरिंदगी में वहां मौजूद लोग भी दहशत में आ गए और किसी में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे रहे दरिंदे साहिल को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे में जो होना था वही हुआ जिसकी गवाही सीसीटीवी फुटेज दे रही है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिखा कि साहिल ने पेट और सीने की तरफ एक के बाद एक लगातार 5 हमले किए। इसके बाद लहूलुहान लड़की विरोध करने की हालत में नहीं बची और बैठ गई। लड़की के बैठने के बाद साहिल ने उसकी पीठ पर उसी तेजी से चाकू का वार जारी रखा। साहिल ने उसकी पीठ, गर्दन के हिस्से और सिर की तरफ पूरी ताकत से वार जारी रखा और उसकी पीठ पर 7 बेहद घातक और बर्बर हमले किए। इसके बाद चाकू लड़की के शरीर में फंस गया। लड़की के शरीर पर और वार करने के लिए साहिल ने चाकू निकालने की कोशिश की तो ये इस कदर धंस कर फंस गया था कि निकल नहीं रहा था। ऐसे में जब साहिल ने पूरी ताकत से इसे निकालने की कोशिश की तो लड़की का शरीर भी चाकू के साथ ऊपर उठ गया। देश की राजधानी में सरेआम हत्याकांड की ये ऐसी तस्वीर थी जो इंसानियत को झकझोर देने वाली थी, लेकिन इस खौफनाक हत्याकांड को जिन लोगों की नजरों के सामने अंजाम दिया जा रहा था उनका खून ये सब देखकर भी नहीं खौला। ऐसा हुआ तो दरिंदे साहिल का हौसला बढ़ गया। अब तक लड़की के जिस्म पर करीब 1 दर्जन वार कर चुके साहिल ने इसके बाद चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसके शरीर में जितनी ताकत थी उसे हमले के पीछे झोंक दिया। इस तरह 2 और वार करने के बाद साहिल वहां मौजूद लोगों से कुछ कहते दिखा और आसपास मौजूद लोग वहां से धीरे धीरे दूर जाते नजर आए। इतनी देर में लड़की निढाल पड़ चुकी थी, उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो चुका था, लेकिन हैवान साहिल के सिर पर तो सवार खून का जुनून ठंडा नहीं पड़ा था। साहिल ने नाबालिग लड़की पर नए सिरे से हमला कर दिया और इस बार चाकू से 5 वार कर डाले। लेकिन दरिंदगी की हद यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के खून का प्यासा साहिल बेखौफ हमले करता रहा। उसे न वहाँ मौजूद लोगों का डर सता रहा था और न ही दिल्ली की कानून व्यवस्था के शिकंजे में आने का। यही वजह रही कि अब तक चाकू के 20 वार झेल कर निढाल होकर गिर चुकी नाबालिग लड़की बेजान नजर आने लगी और साहिल के तेवर से डर कर वहाँ मौजूद जिंदा दिखने वाले मरे हुए जमीर के लोग खिसक गए। बच गया तो वहाँ मौजूद एक कुत्ता, नाबालिग लड़की और दरिंदा साहिल। इसके बाद साहिल ने निढाल लड़की के जिस्म पर अपनी लात से पूरी ताकत से 4 वार किए। लेकिन दरिंदगी का ये तो पड़ाव भर था, क्योंकि बेजान जिस्म में गलती से भी जान न रह जाए, साहिल के दिमाग में ये भी चल रहा था। सो साहिल ने पास पड़े एक वजनदार पत्थर को उठाया और इस पत्थर से एक के बाद एक 5 बार चोट कर वहां से आगे बढ़ा। लेकिन दरिंदगी की ये तस्वीर यहीं खत्म नहीं हुई। इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम ऐसा है जो कमजोर दिल वाले शायद ना देख पाएं। इसलिए हम तमाम दर्शकों से ये अपील भी कर रहे हैं कि कमजोर दिल वाले साहिल की दरिंदगी की इन तस्वीरों को बिल्कुल ना देखें और बच्चों को कुछ देर के लिए टेलीविजन सेट से दूर रहने के लिए ही कहें, क्योंकि आगे भी सीसीटीवी में कैद तस्वीरों का एक एक फ्रेम दिल को झकझोर देने वाला है, दिल को टीस देने वाला है, एक ऐसी हुक पैदा करने वाला है जो शायद आपकी रातों की नींद गायब कर दे। क्योंकि पत्थरों से हमले के बाद साहिल जब आगे बढ़ा तो आसपास के कुछ लोग हिम्मत कर फिर बाहर निकले, लेकिन साहिल को पास ही देख बिना रुके आगे बढ़ गए। इसके बाद साहिल दोबारा लड़की की तरफ लौटता दिखा और एक बार फिर उसने पत्थर का एक बड़ा सा वजनदार टुकड़ा उठाकर पूरी ताकत से लड़की पर पटक दिया। इसके बाद उसने अपने पैर से उसे कुचला, ठोकर मारी और फिर जिसे कभी अपना दोस्त कहा था उसे मरा मानकर बेफिक्री से आगे बढ़ गया। नाबालिग लड़की की मौत के बाद साहिल तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी क्रूरता, बर्बरता और दरिंदगी की आंखों देखी जंगल की आग की तरह फैलने लगी। बात बढ़ी तो खुद को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस मानने वाली दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची।
इस बीच लड़की की पहचान के बाद खबर उसके परिवार वालों तक भी पहुंची। उसकी मां जब सामने आई तो उसने साहिल नाम के किसी लड़के को पहचानने से ही इनकार कर दिया। यानी लड़की के इस दोस्त का नाम जो भी रहा हो, साहिल नाम से उसके परिवार वाले उसे नहीं जानते थे। हमें नहीं पता सर कुछ। पीड़ित मां के मुताबिक 10वीं पास बेटी 10 दिन पहले एक महिला दोस्त के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी और उसके घर में छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कुछ दिन रुक गई थी। अचानक ये खबर आई तो उसे इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। पीड़ित मां अब इंसाफ की मांग कर रही है। इंसाफ चाहिए, जो है उसका पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी से सजा। चूंकि ये मामला देश की राजधानी दिल्ली का है और बर्बर हत्याकांड को सरेआम अंजाम दिया गया, इसलिए बात दिल्ली पुलिस की शान की हो गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को हरकत में आते देर न लगी। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले लड़के की पहचान करने की कोशिश की। पुलिस को पता चला कि लड़के का नाम साहिल है और सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी साहिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। पुलिस के मुताबिक शाहबाद डेयरी के जेजे कॉलोनी की लड़की से साहिल की दोस्ती थी। एक सुराग के आधार पर पुलिस ने बुलंदशहर से साहिल को दबोच लिया। से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब साहिल की तस्वीर सामने आई तो उसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दूसरे समुदाय का होने के बावजूद साहिल की कलाई पर कलावा बंधा दिखा। कलावा दिखने के बाद ये संदेह गहरा हो गया कि क्या अपने मजहब को छुपाकर साहिल ने लड़की से दोस्ती की थी। पुलिस का कहना है कि एक दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि मजहब की पोल खुलने की वजह से ही तो झगड़ा नहीं हुआ। दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। चूंकि दिल्ली का मामला है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए पहला बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और एलजी से इस मुद्दे पर कुछ करने की अपील भी की। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे क्यों हुए? इस मुद्दे पर फौरन दिल्ली महिला आयोग भी हरकत में दिखा और आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने पुलिस की नाकामी बताकर नोटिस भेज दिया। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक तरफ सियासी बयानबाजी शुरू हो गई तो दूसरी तरफ मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा। ऐसा होने पर लड़की के अंतिम संस्कार में अड़चन आने का भी अंदेशा था और इसीलिए दिल्ली पुलिस को इसकी फिक्र होने लगी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराने की तैयारी शुरू करवाई और एम्बुलेंस से लड़की के शव को सीधे शमशान घाट भेजा गया, जहां परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी पहले ही पहुंच चुके थे। इस बीच इस मामले में लड़की और लड़के के अलग अलग धर्म का मुद्दा भी उछलने लगा और बीजेपी ने इस हत्याकांड को लव जिहाद का नतीजा बताया। हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। कुछ इसी तरह की बात दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी की। ये जो लव जिहाद है, जिहादी मानसिकता है, इसका अंत कब होगा? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना के बाद वायुसेना और जिला प्रशासन की टीम आगे की पड़ताल में जुट गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पास वित्त मंत्रालय समेत 7 मंत्रालय रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सिंचाई विभाग और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का मंत्रालय दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा बरसोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु रखने का ऐलान किया है। सावरकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज पहली बरसी है। मूसेवाला की पिछले साल पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात में हैं और इस दौरान सूरत में उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया। हालांकि इस बार उन्होंने अपने दरबार में एक ऐसा संकल्प लिया जिससे पाकिस्तान में भी खलबली मच गई। जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। इस दौरान बागेश्वर बाबा ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी अभियान छेड़ दिया। अब बहुत जल्दी इस यज्ञ के प्रताप से, गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आम चाहो कछु दिन में जौन देश है बगलवार हो वही ना जय जय हो जाए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं रुके। अपने गुरु रामभद्राचार्य की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है।
क्योंकि पाकिस्तान से पीओके नहीं संभाला जा रहा है। वो तो बेचारों का कर है, समलत है नहीं ऊपे तो का करे। उन लोगों को राम की जरूरत है और हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है, भारत के संतों की जरूरत है। तो सब कहो जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। बागेश्वर धाम के बाबा ने कहा कि उनके गुरु के प्रताप से पीओके क्या पाकिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। गुरु जी ने एक बार जा यज्ञ करियो बा तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओके वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हमारे सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक बे से बड़ी ठोको गुरु जी सो पाकिस्तान ही आ जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने की बात करता है और इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि वो किसी मजहब या पंथ के विरोधी नहीं है, सिर्फ सनातन के कट्टर समर्थक हैं। सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं। सूरत के दिव्य दरबार में हजारों की भीड़ में बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मकसद हिंदुओं को जगाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस दिन देश की सनातनी जनता चाह लेगी, देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे। अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की कि उन्हें किसी पार्टी से न जोड़े, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ बजरंगबली है। पाकिस्तान में जारी आर्थिक मंदी की आंच अब विदेशों में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास और उच्चायोगों तक भी पहुंचने लगी है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग की बदहाली इसकी गवाही दे रही है, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के स्कूल को बंद कर दिया है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के पास स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को सैलरी तक देने के पैसे नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले 1 साल से टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन लंबे समय से विदेश मंत्रालय से फंड मांग रहा था, लेकिन हर बार उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। हाई कमीशन के इस स्कूल में पाकिस्तानी राजनयिकों के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं पाकिस्तान हाई कमीशन की दलील है कि भारत के साथ तल्ख रिश्तों की वजह से उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसके चलते हाई कमीशन के स्कूल में छात्रों की संख्या भी बहुत कम रह गई थी। जून 2020 में भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला किया था। साथ ही इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात कर्मचारियों की तादाद भी आधी कर दी गई थी। रविवार को जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ प्रदर्शन करने जा रहे पहलवानों की पुलिस से झड़प के बाद अब उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई इन धाराओं में 7 साल तक जेल जाने की सजा का प्रावधान भी है। पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने, उनके साथ मारपीट करने और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप शामिल है। पूरे कानून का वो देखते हुए ही एक्शन लिया गया है और इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वह इस पर एक्शन ले रहे हैं, तो जो भी एक्शन बनेगा वह किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि पहलवानों को आगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर जो कानूनी शर्तें थी उसका पहलवानों ने पालन नहीं किया। यही वजह रही कि पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनके सामान को भी वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद पहलवानों को वहां से जाना पड़ा। इसके साथ ही जंतर मंतर पर जहां पहलवान धरना दे रहे थे वहां भारी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां धारा 144 लगा दी गई और बैरिकेड के जरिए रास्तों को बंद कर दिया गया। जंतर मंतर के चारों ओर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से आज कोई भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज न करा सके। इस बीच पहलवान साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि उनके प्रदर्शन को जबरन दंगे का नाम दिया गया।
देखो वो तो सब फोटोज वीडियोस में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कांस्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ। रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें पहलवानों के साथ मौजूद उनके समर्थकों ने नई संसद भवन की तरफ मार्च निकाला और इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने जबरन आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि शाम होने से पहले सभी महिला पहलवानों को पुलिस ने रिहा भी कर दिया था, लेकिन तब तक इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। पहलवानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेर लिया और बेटियों के अपमान का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर निशाना साधा। बीजेपी को जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा था, और जब वोट मिल गया उसके बाद उन्हें अपमानित कर रही हैं लोग। ये बेटियां और इस देश की नारियां और इस देश की खासकर महिलाएं इस अपमान को भूलेंगी नहीं। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। वहाँ पे इन्होंने जिस प्रकार से अराजकतावादी बयान और वहाँ पर काम करने की कोशिश की गई है, कोई भी देश का कोई भी नागरिक उसको पसंद नहीं करता। इनको स्वयं ही हट जाना चाहिए था। जब पुलिस कह रही है हट जाओ तो हट जाओ, जब नहीं हटोगे तो कुछ न कुछ तो बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। दुष्यंत गौतम ने भी यही कहा कि अगर पहलवान पुलिस की बात सुनते तो पुलिस को एक्शन नहीं लेना पड़ता। कर्नाटक के कोप्पल में सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। यहाँ हाईवे पर एक कार का टायर फट गया, जिसके बाद वो बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लगभग पूरी की पूरी कार ट्रक में अगले हिस्से में समा गई। ट्रक में फंसी कार को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि कार में सवार लोग विजयनगर से बेंगलुरु के लिए निकले थे, तभी कोप्पल जिले के कुश्तगी इलाके में बीच सड़क पर कार का टायर फट गया। टायर फटने के बाद कार का बैलेंस बिगड़ा और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में सवार सभी 6 लोगों ने अपनी ही सीट पर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक कार में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। टक्कर के बाद कार चकनाचूर हो चुकी थी और यही वजह है कि मृतकों के शवों को निकालने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 को इसी साल जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। बता दें, इससे पहले इसरो ने साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन का स्कूल बंद कर दिया है। सूत्रों की माने तो टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाने की वजह से पाक सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच झड़प के बाद जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने रविवार को ही पहलवानों के टेंटों और तंबुओं को हटा दिया था। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक रनवे का काम 95% तक पूरा हो गया है। वहीं एयरपोर्ट भी 70% तक तैयार हो चुका है। कर्नाटक जीत के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जीत का दावा किया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहें। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। संसद की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ तमिलनाडु के पुजारियों को अपने साथ लोकसभा में लेकर गए। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते। हालांकि उद्घाटन समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई थी, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी और जैन धर्म की प्रार्थनाओं के साथ साथ कुरान की पवित्र आयतें भी सुनाई गई थी। एक मुस्लिम स्कॉलर ने कुरान की आयतें पढ़ी थी और इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन ओवैसी को ऐतराज अकेले तमिलनाडु के पुजारियों को लोकसभा के अंदर ले जाने पर था। अब बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं, वहाँ सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुल्तान की ताजपोशी हो रही हो। ओवैसी ने कहा कि सरकार का ये कदम धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए।
मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ओवैसी सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के कारण आरोप लगा रहे हैं। उन्हें संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक बार फिर देखना चाहिए। परिसर है उसको भी बाहर और अंदर करोगे। आपको मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है तो अलग बात है, बाकी तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ था जी कल भारतीय इतिहास के लिए। मुझे लगता है कि सर्वोच्च क्या नमन करने वाला कार्यक्रम था कल अपने आप में। नए संसद भवन के उद्घाटन पर आज भी सियासी बयानबाजी जारी रही। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि ऐसा करके सरकार ने गैर संवैधानिक काम किया है। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई संसद के उद्घाटन समारोह पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। इतनी ही बात जनता जानती है कि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नया संसद भवन देश को समर्पित किया था। नई संसद के अंदर की दीवारों पर देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर के साथ साथ चाणक्य तक का चित्र है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो सम्मोहित करती हैं। हालांकि इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी मिली है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ये तस्वीरें हैं अखंड भारत की, जिसमें आजादी और विभाजन से पहले का देश का नक्शा दिखाया गया है। इस तस्वीर से पीएम मोदी का अखंड भारत बनाने और गिलगिट तक तिरंगा लहराने का संकल्प साफ नजर आ रहा है। इस नक्शे में प्राचीन समय के अहम साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में मौजूदा पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। नक्शे के पास में ही एक पत्थर भी लगा है जिसमें पुराने शिलालेख पर लिखा एक लेख है। वहीं बगल में दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। नए संसद भवन के अंदर लगी इस तस्वीर पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस नक्शे की फोटो कई बीजेपी नेता भी धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सदस्य मनोज कोटक ने संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे के साथ ट्विटर पर अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि नई संसद में अखंड भारत ये हमारी शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने नए संसद भवन के अंदर प्राचीन भारत, चाणक्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते चित्रों समेत कलाकृतियों की तस्वीरें साझा की और अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये हमारी गौरवपूर्ण महान सभ्यता की जीवंतता का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं की साझा कमान बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि एक सेना के अफसरों को दूसरी सेना में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सबसे पहले थल सेना के अफसरों को पहली बार वायुसेना और नौसेना में नियुक्त किया जाएगा। इसी तरह आगे चलकर वायुसेना और नौसेना के अफसरों को भी थल सेना में नियुक्त किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफसरों की क्रॉस पोस्टिंग की शुरुआत ब्रह्मोस यूनिट से की जा रही है, क्योंकि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। शुरुआत में सेना के कैप्टन और मेजर रैंक के अफसरों को वायुसेना और नौसेना के ब्रह्मोस यूनिट्स में भेजा गया है। ब्रह्मोस के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का इस्तेमाल भी तीनों सेनाएं करती हैं। सूत्रों के मुताबिक आकाश सिस्टम पर काम कर रहे अफसरों को भी जल्द ही दूसरी सेनाओं में तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाले अफसरों की भी अदला बदली की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद अब उत्तर कोरिया सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश जापान को इस सैटेलाइट लॉन्च की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने तानाशाह किम जोंग उनकी अगुवाई में ये मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने आज भी कई मिसाइलें दागी। हवाई हमले का सायरन सुनते ही कीव में अफरा तफरी मच गई। कनाडा के जंगलों में लगी आग का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ये कार आग की लपटों और चिंगारियों के बीच से गुजरती नजर आ रही है। कनाडा के अल्बर्टा और हैलिफैक्स प्रांत में आग बुझाने का काम लगातार जारी है।
अमेरिका के आयोवा में एक बहुमंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहने से कई लोग घायल हो गए। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अब हादसे की वजह की जांच की जा रही है। भारत के नेविगेशन सिस्टम को इस मिशन में आज जो ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल हुई है, उससे चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़नी तय है, क्योंकि NVS-1 सैटेलाइट स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को और मजबूत बनाएगी। ये सैटेलाइट स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक को आगे बढ़ाएगी, जिसे इसरो ने विकसित किया है। नाविक 7 सैटेलाइट्स का एक समूह है जो GPS की तरह काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक और रियल टाइम नेविगेशन मुहैया कराता है। NVS-1 इसरो के नाविक मिशन की IRNSS-1G सैटेलाइट की जगह लेगी, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। NVS-1 सैटेलाइट रणनीतिक रूप से भी अहम है। ये देश की सीमाओं पर नेविगेशन और निगरानी में मददगार साबित होगी। साथ ही स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 GPS का स्वदेशी विकल्प साबित होगी, जो यूजर्स के लिए मैप सर्विस से लेकर मिसाइल्स के लिए पोजीशनिंग डेटा तक महत्वपूर्ण है। माना यह भी जा रहा है कि सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं की रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी। साथ ही समुद्र में भी दुश्मन की हर हलचल की जानकारी पलक झपकते ही मिल सकेगी। तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति महल के बाहर हजारों की तादाद में रेसिप तैयप एर्दोआन के समर्थक जुटे। ये जबरदस्त जश्न वहां राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर तैयप एर्दोआन की जीत की खुशी में मनाया गया, जिसमें हजारों समर्थक राष्ट्रपति महल के बाहर इकट्ठा हुए। दूसरे चरण के नतीजे आने के बाद जैसे ही एर्दोआन की जीत तय हुई, तुर्की की सड़कों पर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। अंकारा में राष्ट्रपति महल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, वो चुनावी जीत के रोमांच से भरी थी। हजारों समर्थक हाथों में तुर्की का झंडा लिए वहां मौजूद खड़े थे। सड़कें खचाखच भरी हुई थीं और लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अपना समर्थन जता रहे थे। Çok sevinçliyiz, mutluyuz. İçim içimizde sığmıyor. Çok sevinçliyiz. Ne diyebilirim ki? Allah'a şükürler olsun. ये चुनाव तुर्की के लिए अब तक के सबसे निर्णायक चुनावों की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि विपक्ष का मानना था कि एर्दोआन को सत्ता से बाहर करने और उन नीतियों को उलटने का ये एक मजबूत मौका था। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तैयप एर्दोआन को 52.1% वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार कमाल कल चदारलू को तुर्की की आवाम ने 47.9% वोट दिया। जीत के बाद एर्दोआन ने अंकारा और इस्तांबुल में लोगों को संबोधित किया। समर्थकों की भारी भीड़ से घिरे एर्दोआन इस्तांबुल में एक बस के ऊपर खड़े थे, जिसे लोगों ने घेर रखा था, और वो अपने नेता को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि ये जीत सिर्फ तुर्की की है। Kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति एर्दोआन ने विपक्ष के उम्मीदवार कमाल कल चदारलू का भी मखौल बनाया। Kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Kemal'e hesabını soracaktır. 69 साल के रेसिप तैयप एर्दोआन लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हालांकि तुर्की की राजनीति में उनका नाम लगभग 4 दशकों से चर्चा में रहा है, जिसकी शुरुआत 1976 में तब हुई जब एर्दोआन नेशनल टर्किश स्टूडेंट यूनियन से जुड़े थे। लेकिन उनको बड़ी कामयाबी 1994 में मिली, जब वो इस्तांबुल के मेयर चुने गए। लेकिन 1997 में एक विवादित कविता पढ़ने के जुर्म में वहां की अदालत ने उनको 10 महीने की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उनकी सजा को कम कर दिया गया, लेकिन उन्हें 4 महीने जेल में बतौर सजा बिताना पड़ा। 2003 में एर्दोआन की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले और वो तुर्की के प्रधानमंत्री बने। 2003 के बाद 2007 और 2011 में भी लगातार 3 बार एर्दोआन तुर्की के प्रधानमंत्री चुने गए। 28 अगस्त 2014 को एर्दोआन तुर्की के 12वें राष्ट्रपति चुने गए और ताजा जीत के बाद एर्दोआन बतौर राष्ट्रपति अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। यासीन मलिक को लेकर एनआईए की याचिका पर अब 9 अगस्त को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग करने वाली एनआईए की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रोडक्शन नोटिस जारी कर यासीन मलिक को अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनकर हाजीपुर की एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है। मुस्लिम युवती ने न सिर्फ सनातन धर्म अपनाया बल्कि हिंदू युवक से शादी भी कर ली। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जेल नंबर 1 में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें 2 कैदी घायल हो गए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो पूर्वोत्तर को केंद्र सरकार से एक नया तोहफा भी मिला। असम और पूर्वोत्तर को आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई और इस नई ट्रेन के शुरू होने के बाद गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी का सफर महज 5.5 घंटे में पूरा होगा। इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर नॉर्थ ईस्ट के विद्युत रेलखंड और नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का उद्घाटन किया। चूंकि मौका केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने का भी था, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी सरकार के लिए काम भी गिनाए। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर नई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में रोजगार, पर्यटन और दूसरे कई क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर गुवाहाटी में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें असम के मुख्यमंत्री के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। इन दोनों नेताओं ने भी बीते 9 साल में केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कुछ किया है उसका ब्यौरा दिया। और इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें लुक ईस्ट की पॉलिसी पर काम करती थी, जबकि मोदी सरकार एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर काम करती है। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर, हर एक में बहुत बड़े जो परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। पीएम से लेकर रेल मंत्री तक ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के कामकाज की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। 452 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, 59 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। 77,000 करोड़ के निवेश से पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश को असम के मुख्यमंत्री ने भी सराहा। असम को एम्स दिए आपने, फिर थोड़ी दिन पहले आपका निर्देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू हो गया है। एक दिन पहले नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में एक बैठक हुई थी और इसी बैठक में कुछ बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने केंद्र सरकार के जनहित के कामकाज गिनाए। 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। इसके अलावा उन्होंने हर घर जल पहुंचाने से जुड़े आंकड़े भी बताए। जल जीवन मिशन में करीबन 12 करोड़ टोटल कनेक्शन दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 1,18,30,290। एक तरफ केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते रहे, तो विरोधी दल खासकर कांग्रेस इन 9 साल को नाकामी के 9 साल बताने में जुटी दिखाई दी। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को ही निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर नाकामी के 9 साल हैशटैग से चलाया गया और अडानी विवाद के बहाने इन 9 साल को मोदी सरकार का मित्रकाल बताया गया। यही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बीते 9 साल को महंगाई, लूट और भ्रष्टाचार के 9 साल बता दिया। हालांकि गुजरात में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों का जवाब अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर देने की कोशिश की। आप सोचिए उन परिवारों का जिसको खुले में शौच करने जाना तो कई घंटे, जिसको लकड़ी लानी चूल्हा जलाने के लिए तो उसके लिए समय, पानी लाना तो उसके लिए समय, घर कच्चा हो तो पानी जो गिर रहा है उससे बचाने के लिए समय बर्बाद करना, आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती थी। आज इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे है। ये दिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसान की फतेह की
यादगार के तौर पर मनाया जाता है। आज माउंट एवरेस्ट पर इंसान की विजय के 70 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार किसी इंसान ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने कदम रखे थे। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर इतिहास रचा था। इस खास मौके पर तेंजिंग नोर्गे के बेटे जामलिंग और एडमंड हिलेरी के बेटे पीटर नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल के लुकला में तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे पर दोनों ने अपने पिता की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। साथ ही पहली एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों ने यादगार के तौर पर 70 सिक्के भी जारी किए। इस मौके पर एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने चढ़ाई के दौरान हो रही मौतों को रोकने के लिए परमिट कंट्रोल करने का सुझाव दिया। बछेंद्री पाल ने कहा कि एवरेस्ट पर अब ऐसे लोगों की भीड़ है जिनके पास सपोर्ट सिस्टम खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन सही नियत, ट्रेनिंग और अनुभव की कमी है, जिसकी वजह से मौत की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन सिर्फ बढ़ते हादसे ही एवरेस्ट की एकमात्र समस्या नहीं है। इन 70 सालों में एवरेस्ट भी बदला है। वहां से आई ताजा तस्वीरों में एवरेस्ट की एक कैंप साइट पर बड़ी तादाद में कचरा बिखरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि ये जगह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है। जहां शेयर बाजार में आज जोरदार उछाल देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 345 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स बढ़कर 18,600 के पास पहुंचा। पुणे इंदौर हाईवे पर एक गाड़ी से शराब की पेटियां गिरने के बाद सड़क पर शराब की बोतलें लूटने की होड़ मच गई। हैरानी की बात यह रही कि शराब लूटने में बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दबंगों ने 17 साल के लड़के की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मैसूर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार और बस की टक्कर में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा वहां एक बार फिर से भड़क उठी है, जिससे हालात पहले से और ज्यादा बिगड़ गए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के उरीपोक इलाके में भड़की इस हिंसा में उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। इस हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कई गाड़ियां आग की लपटों से घिरी भी नजर आई। इस दौरान सड़कों पर जहां भी नजर गई वहां अफरा तफरी के हालात दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों ने वहां कई मकानों को टारगेट कर उन पर हमला किया, जिसके बाद वो मकान आग की लपटों में घिरे नजर आए। एक के बाद एक घरों को जलाया जा रहा है। 2 समुदाय के बीच जो झड़प शुरू हुई थी पिछले 3 मई से लगातार उसके बाद हिंसक वारदात होती रह रही है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जब भी हालात वहां थोड़ा सुधरते नजर आए, आम लोगों को निशाना बनाकर उपद्रवियों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की। बताया यह भी जा रहा है कि रविवार को हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 पहुंच गया, जबकि सुरक्षा बलों से अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में 40 से ज्यादा हिंसा में शामिल उपद्रवी मारे गए। वहीं इम्फाल और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों में 12 लोग घायल भी हुए। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि उग्रवादियों ने आम नागरिकों पर जो हमले किए उसमें M16 और AK-47 असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया। ऑल आउट ऑपरेशन में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आर्मी और असम राइफल की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स भी कई जगहों पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं ये तनाव भरा माहौल इस वक्त मणिपुर के इम्फाल शहर में है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इम्फाल घाटी और इसके आसपास के 5 इलाकों सेकुमाई, सुगनू, कुंबी, फायेंग और सैरो में आम लोगों पर हमला बोला। Zee News.